सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हमारा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर रहेगा जो कि हम देखेंगे सेल। ना कि बायोलॉजी की मम्मी कौन है, बायोलॉजी के पापा कौन है, ये सब हम नहीं देखेंगे। ये सब जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है देखेंगे, बट लास्ट में मेन अभी हम कवर करेंगे सबसे पहले जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको। ठीक है, बायोलॉजी में सेल टॉपिक सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। अनुराधा, अपर्णा, बहुत जल्दी जल्दी कॉमेंट भाग रहे हैं। निखिल राज, ट्राइडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो सर आ गए। अच्छा सर, आपकी बात करने हैं कैसे होगी, बात करनी है कैसे होगी, यहीं पे आप कमेंट में ही हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, हाँ हाँ समझिए, PW गुड मॉर्निंग। अब बहुत गुड मॉर्निंग हो गया, अब चलो शुरू करते हैं। और हाँ, सभी नाग और नागिनों को नाग पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है, क्या मतलब सर इनडायरेक्टली हमको नाग और नागिन बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको नहीं बोला है। अगर आपको लग रहा है आपको बोला है तो फिर आपकी मानसिकता है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको आज कोई भी नाग या नागिन मिलता है तो उसको मेरी तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ बोलिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेल, जिस तरह से पॉलिटी किया था, पहले सारी चीज़ें थ्योरेटिकली देखी थी और उसके बाद क्वेश्चंस भी इन दी सेम लेक्चर अटैम्प्ट किए थे, वैसे ही करने वाले हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं। इंट्रोडक्शन। सेल, सेल की सबसे यहाँ क्या देखने वाले हैं? डेफिनेशन, डिस्कवरी और पार्ट्स। सेल की अगर हम बात करें तो इसके पहले पार्ट्स में ये देखेंगे: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। और इसके जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिका के अंगक होते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, क्या काम है इसका, एंड गोल्गी apparatus क्या है, वैक्यूल्स क्या है, इन सबका फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सेल ऑर्गेनल्स में ये वही जो भी मैं बात कर रहा था, ये सारी चीज़ें देखने वाले हम लोग। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। और सेल डिवीजन फिर पढ़ेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपका एक्चुअल है सेल डेफिनेशन। अब सेल होता क्या है? सेल होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ये होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये होता है स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का निर्माण खंड होता है। जिस तरह से हमारा घर बना होता है, किससे सर? सीमेंट और गारे से, बिल्कुल। लेकिन ईंट उसका एक बेसिक यूनिट हम बोल सकते हैं। जो ब्रिक आपने यूज़ किया है वो एक उसका बेसिक यूनिट है। जैसे कि आपके पूरे घर में कमरे हैं, अलग अलग तरह के कमरे हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं। और वो जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। लेकिन वो ऑर्गन्स किसके बने हुए? वो बने हुए हैं टिश्यूज़ के, जो हमारा अगला कल का टॉपिक है। वो टिश्यूज़ बने हुए सेल से, यानी कि सेल एकदम छोटा पार्ट है किसी चीज़ का। इसीलिए हम बोलते हैं सेल इज़ दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, बिकॉज साइटो जो वर्ड होता है वो हम रूट वर्ड यूज़ करते हैं सेल के लिए। ठीक है, साइटो वर्ड इज़ यूज्ड फॉर सेल। लॉजी स्टडी। अब आते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, खोज किसने करी थी कोशिका की? रॉबर्ट हुक जी ने करी थी। किसमें करी थी? जो कॉर्क होता है, कॉर्क जैसे आप छाल देखते हो पेड़ की, उससे कॉर्क बनता है। काफ़ी लोग कॉर्क से कुछ और याद कर रहे होंगे ना, याद आया कुछ? ठीक है, खासकर हमारे नाग लोग। ठीक है, ये नाग जो है आजकल के कुछ और ही दूध नहीं पीते हैं, ये कुछ और, तो उसमें आपको कॉर्क देखने को मिलता है। वो जो कॉर्क है ये बार्क ऑफ ट्री से बना होता है, तो उसमें इन्होंने डिस्कवर किया था। बट वो लिविंग तो था नहीं। वो कैसा था? बार्क ऑफ ट्री, वो आपका डेड सेल था। वो एक डेड सेल था जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने करी। अब CDS के लिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें तो नहीं बोलता हूँ कि सब आपको याद करने की ज़रूरत है कि कब इन्वेंट किया गया, बट आपके CC के लिए इंपॉर्टेंट है। 1665 में इन्होंने किया, और इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक, अब ये इन्होंने सेल नाम इसलिए दिया बिकॉज जो हनी कॉम होता है, हनी कॉम जिसमें आपके शहद मिलता है, जो शहद के छत्ते होते हैं, उसके कंपार्टमेंट्स को सेल बोला जाता है। तो इसीलिए, और उसके कंपार्टमेंट्स जैसे ही जब इन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखा तो वो कंपार्टमेंट्स हनी कॉम के कंपार्टमेंट्स की तरह दिखा, जिनको सेल बोलते थे वहाँ पे। इस वजह से उनका नाम उसका उन्होंने सेल रख दिया। अब यहाँ पे हमारे ल्यूवेनहॉक जी आए। कौन है? ल्यूवेनहॉक, जिनको बोलते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, एक सेकेंड, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। किसमें? पॉन्ड वाटर में।
पॉन्ड वाटर में लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, यानी जीवंत कोशिका की खोज करी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। एल से लीवेनहॉक और एल से लिविंग, क्लियर। फिर रॉबर्ट ब्राउन जी ने ये 1674 में करी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, 1665 जो रॉबर्ट हुक ने करा, रादर दैन ये, बट ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़ा सा इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ 1665 में अगर डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी तो उसके बाद ही लिविंग सेल की हुई होगी, तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी, जिसको हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी नहीं करी थी, नामकरण किया था, ही नेम्ड, ठीक है, ही नेम्ड प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, पी से पुरकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म। रॉबर्ट ब्राउन का याद रख लिए कि जो केंद्रक है दैट इज न्यूक्लियस, उसकी डिस्कवरी उन्होंने करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सारे ईयर्स आपको ज़रूरी नहीं है, अब देखो पूछने को तो ऐसे फिर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, मैंने लिख भी इसीलिए दिए हैं। लेकिन अब मेरा काम सिर्फ इतना नहीं कि मैं आपको बस ये करके चला जाऊँ और जब एग्ज़ाम आए तो मैं बोलूँगी देखो ये मैंने पढ़ाया था। मैं सिर्फ उसी चीज़ के लिए बोलता हूँ पढ़ाया था जो मैं खुद याद रख सकूं और जिसको मैं खुद बार बार आपसे रिपीट करवा सकूं जब हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। तो भाई इतना डेटा डीप में तो थोड़ा सा देख लीजिए कि 1830s के टाइम पे हुआ था, बट एग्जैक्ट तो रटना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। बट यहाँ डेड सेल वाला याद रखिए 1665 और लिविंग वाला है 1674, 1665 को थोड़े साल बाद, ठीक। डिस्कवरी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे सेल थ्योरी आती है। सेल थ्योरी क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है? तो सेल थ्योरी ये बोलती है कि सभी पादप यानी सभी पौधे और सभी जानवर, सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स के बने हुए हैं, ये कोशिका के बने हुए हैं, जो कि हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन और स्वान ने। एक वर्चोव करके भी थे हमारे, उन्होंने इस पर फर्दर काम किया था, इन्होंने फर्दर और एड ऑन किया सेल थ्योरी में। तो अगर कभी पूछ ले कि वर्चोव इस तरह से, तो आपको पता हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। VIRCHOW, ठीक है। वैसे तो मेन जो थ्योरी दी थी वो शेल्डन स्वान ने दी थी, उस पर काम फर्दर किया था वर्चोव ने, ठीक है, शेल्डन और स्वान। अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होता है। इसकी जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, कॉक सेल में करी थी। डेड सेल थी लिविंग सेल में, लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी, पॉन्ड वाटर में करी थी। और पुरकिंजे नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म को, पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी थी। और हमने फिर पढ़ा कि जो सेल थ्योरी वो किसने दी, सेल थ्योरी, दैट वो दी शेल्डन और स्वान ने। तो अभी तक हमने ये पढ़ा। और डेड सेल 1665 में डिस्कवर किया, ये हमें पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल देखते हैं, कोशिका के भाग देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, यानी कि अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल में अब एंटर कर चुके हैं, ठीक है। सेल की जो बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देख ली। डेड सेल रॉबर्ट हुक बिल्कुल सभी का सही है, 1665। चलिए, तो अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारी सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। वैसे तो ये मैंने बेंजीन बना दिया, बट इसी तरह का थोड़ा सा आपका हनी कॉम का स्ट्रक्चर होता है। हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, जो कंपार्टमेंट होते हैं उसी तरह भी हमने देखा स्ट्रक्चर होता है सेल का। तब हम इसमें खटखटाएंगे इसका दरवाज़ा कि खोलिए, हमें आपके बारे में पढ़ना है। SSC में आप सिलेबस में हैं, हमें आपके अंदर घुस के पढ़ना है। पहले तो आपके बारे में पढ़ेंगे, जो आप ये पूरे अपने अंदर पूरा मतलब सबको प्रोटेक्ट करके रखे हुए आपके अंदर इतने सारे लोग रह रहे हैं, उनके बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिनका दरवाजा हम खटखटा रहे हैं, यानी कि ये बॉडी गार्ड हैं। ये सबसे बाहर हमें मिलेंगे। और ये बॉडी गार्ड क्या कर रहे होंगे? ये आपका प्रोटेक्ट कर रहे होंगे पूरी सेल को। ये एक आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाम एक ही है, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ये थिन और इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये लिविंग होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये कंटेंट ऑफ दी सेल को होल्ड करके रखता है। अब कंफ्यूज मत होइए, फिर डरिए मत कि क्या कितनी चीज़ें लिखी हुई रटनी। रटनी नहीं है, ये रटनी नहीं है। कंटेंट ऑफ दी सेल क्या है? इसमें फ्लूइड भरा है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अंदर, इतना तो आपने नाम सुना होगा, वैक्यूल्स भरे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अंदर, तो उसको होल्ड करके रखा हुआ है, सेल की सामग्री को धारण करता है। प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप, जो इसका शेप होगा वही तो सेल का शेप होगा। तो ये रटने की जरूरत थी नहीं, ये रटने की जरूरत थी नहीं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग रटने की जरूरत नहीं। ये इसी को हमने दरवाजा खटखटाया था, ये सबसे, ये बॉडी गार्ड था। ये लिविंग है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, थिन और इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। अब पता है जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो एनिमल सेल होती है, सॉरी जो प्लांट सेल होती है, जो पादप कोशिका होती है, जो पेड़ में की सेल होती है, उसमें एक और कवरिंग होती है, दूसरी कवरिंग होती है जो इसके बाहर होती है। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए वैलिड हो जाएंगी। ये जो बाहर वाली है वो उसको बोलते हैं सेल वॉल, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, चिंता नहीं करिए। उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं,
वो जो कोशिका भित्ति सेल वॉल है वो प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करेगी, वो होल्ड करके रखेगी कंटेंट ऑफ सेल को, वो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, उसके लिए सारी चीज़ें वैलिड हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो वो चीज़ अभी मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल देखते हैं। ठीक है, क्या पार्ट्स ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन वही अभी जो हम देख रहे थे, उसके बारे में कुछ और चीज़ें। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है जिस तरह से बॉडी गार्ड होता है, ऐसा तो है नहीं कि सबको आने देता है, भाई आ जाओ आ जाओ, तो तुमको खड़ा किस लिए कर रखे हैं फिर वहाँ पे, बॉडी गार्ड का काम ही क्या है? और अगर किसी को ना आने दे तो फिर घर में घुसेगा कौन फिर? तो यानी कि बॉडी गार्ड का काम होता है कि वो सेलेक्टिवली लोगों को अंदर बाहर आने जाने देता है। तो उसी तरह वही काम हमारा सेल मेम्ब्रेन का है। ये सेलेक्टिवली कुछ चीज़ों को अंदर आने देगा और कुछ चीज़ों को नहीं आने देगा। जो ज़रूरत की होंगी उनको अंदर, जो नहीं तो उनको बाहर। ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम। कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीन एंड लिपिड। इंपॉर्टेंट, जिसमें अगर मैं हाईलाइट कर देता हूँ दैट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें याद करना अच्छे से। वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल अलग होती है, सेल मेम्ब्रेन अलग होती है, और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज़ के दो नाम है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल्स द सेल टू इंगल्फ। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो फ्लेक्सिबल है सेल, इसकी वजह से इंगल्फ कर पाता है। इंगल्फ का मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लो इंगल्फ का मतलब होता है चीज़ों को अंदर लेना, बाहर से अंदर चीज़ों को खींच लेना, अपने अंदर खोपचे में ले लेना, उसको बोलते हैं इंगल्फ। ठीक, अब आते हैं डिफ्यूजन पे। ये क्या है डिफ्यूजन? ये कुछ नहीं है, ये ऑस्मोसिस को मुझे तुम्हें समझाना है, इसलिए डिफ्यूजन पहले पढ़ो। डिफ्यूजन क्या होता है वो भी समझो। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। पढ़ क्यों रहे हैं? ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है, हाँ, लेकिन पढ़ इसलिए रहे हैं बिकॉज ये सेल में भी होता है ऑस्मोसिस वगैरह। कैसे, अभी देखेंगे। यहाँ पे डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। अगर तुमको ये, चलो ज्योग्राफी छोड़ दो, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन एग्जाम्पल देते हैं। तुमने अगरबत्ती एक कोने में जलाई है, फिर तुम्हारी मम्मी ने पूजा करी, धीरे 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 वो पूरे आपके घर में फैल जाती है अगरबत्ती की जो स्मेल होती है, होता है। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप ये पानी है, पानी में आपने पक्का किया होगा कि आपने इंक डाली हुई, कभी इंक जैसे ही डालते तो कंसंट्रेटेड रहती है एक पर्टिकुलर यहाँ तक, धीरे 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 पूरा पानी नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंक था, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ इंक था, वो फैल गई, हाई से लो चली गई। ऐसे ही जब आपकी मम्मी ने अगरबत्ती जलाई तो उसके जो फ्रेग्रेंस हैं वो एयर में मिक्स हो गए। अब यहाँ उनका हाई कंसंट्रेशन था उन मॉलिक्यूल्स का जो फ्रेग्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, तो हाई से लो गया, हाई से लो गया। वही होता है हाई से लो। और ये हाई से लो की वजह से ही ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कि विंड भी चलती है, हवा भी चलती है, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है, तो हमेशा हाई से लो होता है। यानी कि डिफ्यूजन को मैं बोल सकता हूँ मिक्सिंग, डिफ्यूजन को बोल सकता हूँ ना मिक्सिंग हो रही है, जैसे ये फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल से मिक्स हो रहे हैं सारी चीज़ों से, है ना, इंक के मॉलिक्यूल से पूरे पानी से मिक्स हो रहे हैं। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज रेट ऑफ मिक्सिंग। गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है लिक्विड एंड देन सॉलिड। आप खुद ही बताओ, अगर तुमने अगरबत्ती कहीं पर जलाई या फिर कुछ भी मान लेते हैं परफ्यूम डाला, तुरंत स्मेल आती है आपको। लिक्विड में थोड़ा सा धीरे से मिक्स होता है और सॉलिड में और कम होता है। सॉलिड में कैसे मिक्स होता है, एग्जाम्पल देते हैं स्कूल डेज का, तुम्हें मैम एकदम ठीक है, तुम्हें स्कूल डेज रिवाइव करवाते हैं। मान लेते हैं तुम्हारे एकदम चिमचमाता हुआ बोर्ड है, ठीक है, एकदम काला है ना, कुछ भी उसमें सफ़ेदी नहीं है, उसमें तुम्हारे टीचर ने लिखा, फिर उसको डस्टर से मिटालता है वो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो क्या पूरी तरह से हट जाते हैं? नहीं, वो जो चौक के सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं ब्लैक बोर्ड में। सॉलिड डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, क्लियर। शोड बाई स्मॉल साइज सब्सटेंसेज, जो ये नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन से होता क्या है? डिफ्यूजन से ये जो हमारे सेल के अंदर CO2 O2 अंदर बाहर जो होता रहता है ना, वो डिफ्यूजन की वजह से ही हो पाता है। आपको पता है जब हम आगे पढ़ेंगे कि सेल के अंदर ही आपकी एनर्जी वगैरह बनती है, ये हम रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस वजह से गैसेस का आना जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CO2 लीव्स दी सेल थ्रू डिफ्यूजन, तो इसलिए हमने डिफ्यूजन पढ़ा, क्योंकि CO2 ये अंदर बाहर जाती है हमारी सेल के अंदर, वो डिफ्यूजन से ही पॉसिबल हो पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल जो है लीव करती है CO2, क्यों? क्योंकि जब हमारा रेस्पिरेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CO2 काफ़ी बन गई, हाई कंसंट्रेशन हो गया, यहाँ लो कंसंट्रेशन, सो हाई से लो चली जाएगी, बाहर निकल गई CO2। O2 का यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, यहाँ ज़्यादा O2 कंसंट्रेशन है, अंदर आ गई। इस तरह से डिफ्यूजन होता है,
ये तो हो गया भाई गैसेस का हो रहा है। ये आप देख सकते हैं डिफ्यूजन इस तरह से होता है, जैसे कि ये बॉटल थी, बॉटल में एक अलग तरह के मान लेते हैं पार्टिकल्स थे, उसको हमने खोला तो और ये पूरे उसमें डिफ्यूज हो गए। अब इसी से आपका रिलेटेड होता है ऑस्मोसिस, जिसको हम हिंदी में परासरण बोलते हैं। ऑस्मोसिस की खास बात ये कि ये भी हाई से लो ही होता है, हाई से ये भी लो होता है, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आपको समझ में आया कि क्यों सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि हमारे सेल में भी ऑस्मोसिस हो रहा होगा, सेल में भी ऑस्मोसिस हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किशमिश, उसकी आउटर जो झिल्ली है सेल है वो, ठीक है, उस किशमिश को अगर पानी में रख दूं तो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी वो, होगा कि नहीं होगा? क्यों फूल गई वो, क्यों फूल गई? पानी अंदर चला गया, पानी अंदर चला गया। किसके थ्रू पानी अंदर गया? वो जो बाहर झिल्ली लगी हुई है, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू गया। पानी अंदर क्यों गया? क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा था, अंदर कम था, इसलिए चला गया। सर हमें कैसे पता चलेगा किसके कंसंट्रेशन की बात हो रही है? तो जब भी ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा मानना है कि तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अनटिल अनलेस कि वो दे तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एक WBC है, ठीक है, या फिर RBC है, कोई भी मतलब सेल में हमने रखी, ठीक है, यहाँ पे RBC या WBC रखी हमने, ठीक है, और यहाँ पे उसने दे दिया कि अंदर वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और बाहर लो है, तो बताइए किस, अब ये जो अगर हम उसको डालेंगे उसमें पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल एक RBC है, उसको हमने एक वाटर सोल्यूशन में रखा और ऐसा, या फिर कहीं भी ऐसे सोल्यूशन में रखा जहाँ पे अंदर, जहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बाहर कम है, तो उस केस में क्या होगा? सेल आपकी बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी, या फिर सेल श्रिंक कर जाएगी, या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या होगा? तो बर्स्ट फटती तब है जब वो फूल जाती है, फूल जाती है मतलब उसके अंदर जो पानी है वो चला जाता है, लेकिन इस केस में तो श्रिंक कर जाएगी क्योंकि अंदर आपका हाई कंसंट्रेशन है, बाहर लो, तो हाई से लो मूवमेंट होता है। ऐसा सोल्यूशन। अब सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये भी समझ लो, सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है ये भी समझ लो। तो जो चीज़ कम मात्रा में होती है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल पानी में मैंने चीनी घोली, तो पानी सॉल्वेंट होता है और चीनी सॉल्यूट हुआ, ठीक है। तो हाइपरटोनिक वो सोल्यूशन होता है जहाँ पे जैसे जहाँ पे चीज़ें श्रिंक करती है, बस तुम ऐसे समझ लो, जहाँ पे चीज़ें श्रिंक करती हैं, एकदम सिकुड़ जाती हैं, हाइपरटोनिक, हाइपो ओ कैसा होता है? फूला हुआ होता है। यहाँ पे क्या होती हैं? चीज़ें फूल जाती हैं, ऐसे याद रखो, चीज़ें फूल जाती हैं। क्यों फूल जाती हैं? इसलिए फूल जाती हैं बिकॉज वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, यानी कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सल्यूट का कम है। जैसे किशमिश रखी मैंने, सल्यूट यहाँ पे कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट अंदर भाग के फुला देगा इसको। आइसोटोनिक वो होता है जहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, और आइसोटोनिक वो सोल्यूशन होता है जहाँ पे चीज़ ना तो श्रिंक करती है ना तो फूलती है, वो नो चेंज होता है उसमें, वो वैसी की वैसी ही रहती है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि हमने कोई सेल को रख दिया हाइपरटोनिक सेल में, क्या होगा? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में श्रिंक कर जाएगी, हाइपो में रख दिया फूल जाएगी, आइसो में कुछ नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाइपोटोनिक आपका डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, आइसोटोनिक आपका नॉर्मल सोल्यूशन होता है, और हाइपरटोनिक आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? किसी का कोई यहाँ तक डाउट तो नहीं है? ऐप नहीं खुल रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है? अब उसको एक बार अपडेट कर लो या तो जाके। मेरा भी फूल, अच्छा लगे हाथ टाइप्स भी बता देते, किसके टाइप्स? ये पता नहीं आज कमेंट ऊपर क्यों तुम लोग नहीं जा रहा, जैसे कि तुम्हारा कमेंट ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्या दिक्कत हो गई आज। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आइसोटोनिक कहते हैं, सेम नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं उसको भैया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, आइसोटोनिक नहीं। क्लियर हो गया? ओके ठीक। बस आप एक चीज़ याद रखनी है कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होता है जहाँ पे चीज़ें रखने से सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ रही होंगी वो? क्योंकि उनके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर कम है, यानी कि बाहर गाढ़ी चीज़ ज़्यादा है, ऐसे समझ, बाहर गाढ़ी चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अंदर से पानी निकल के बाहर चला जाएगा, तो हाइपर वो श्रिंक कर जाएगी। हाइपोटोनिक में क्या होता है? हाइपोटोनिक में होता है कि अंदर बहुत ही गाढ़ा मटेरियल है, यानी कि बहुत कम वाटर है, बाहर ज़्यादा वाटर है, तो जब उसको रखेंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, हाइपोटोनिक। आइसो में सब बराबर रहता है।
अब आते हैं ऑस्मोसिस, वही सेम चीज़ है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, सेल अब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, प्रोसेस लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि ऑस्मोसिस कब तक चलता है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट हो जाएगा, जब तक आइसोटोनिक जैसे अचीव हो जाएगा, बंद हो जाएगा इक्विलिब्रियम, जैसे पानी आएगा आएगा आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें इतनी बड़ी पूरा पानी आके भर जाएगा, मतलब उसकी ऐसी तैसी कर देगा पानी, ऐसा तो नहीं है ना। जब एकदम लगे कि हाँ बाहर और अंदर बराबर हो गया तो सब सेम हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सेल वॉल को। सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिए, अब सेल वॉल पढ़ते हैं। तो सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है, ओनली इन प्लांट सेल, ठीक है। ये सिर्फ हमें किस में देखने को मिलती है, प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है। नॉन लिविंग होती है, देखो सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी ये सेमी परमिएबल नहीं होती है, यानी कि ये उसके बॉडीगार्ड की तरह नहीं है, सबको आने देता है, आ जाओ आ जाओ जाओ, सब जल्दी जल्दी भर के आओ। यानी कि इसका जो बॉडीगार्ड है प्लांट का बहुत ही आलसी टाइप का है, कुछ देखता वेखता नहीं है ये, ठीक है। तो प्लांट सेल में नॉन लिविंग है, फ्रीली परमिएबल है। तीनों चीज़ें अगर हम देखें तो एनिमल सेल से अलग हैं। ये शेप डिटरमाइन करेगा सेल का, क्योंकि ये बाहर का है। प्लांट एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन बाहर का था तो इसलिए वो शेप डिटरमाइन कर रहा था, यहाँ पे ये बाहर का है तो ये शेप डिटरमाइन करेगा। ये सेल्यूलोज का बना होता है, वो किसका बना था, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह का बना था, ठीक है, प्रोटीन वगैरह का बना था। ये यहाँ बात करें सेल्यूलोज का बना हुआ है प्लांट सेल में। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि जो सेल वॉल है ना, ये सेल वॉल ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट सेल में ही देखने को मिलती ना, बैक्टीरिया की सेल में भी होगी, ठीक है, एक फंगस की सेल में भी होगी, इनके में भी होती है, ठीक है। जैसे बैक्टीरियल सेल में ये बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, ये क्वेश्चन आया है सीजीएल 2022 में। फंगस में अगर बात करें काइटिन की बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्यूलोज की, किसमें बनी है, प्लांट सेल में। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी सेल एंड प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी मतलब कि एकदम कठोरता प्रोवाइड करता है थोड़ी सी। ये है एनिमल सेल, ये है प्लांट सेल। एक बार ICAR का एग्जाम हुआ था, जो मतलब अभी तो री एग्जाम हुआ था उससे पहले, उसमें इसने 2 तरह के स्ट्रक्चर आई थिंक बना दिए, तो पूछा था इसमें प्लांट सेल एनिमल सेल कौन सी है। तो ऑब्वियस ये बात है, एनिमल सेल में सिर्फ एक ही कवरिंग होगी, एक ही बॉडी गार्ड होगा, प्लांट सेल में 2-2 होंगे। सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। अब ये मत समझना कि इसमें होती है सेल मेम्ब्रेन और इसमें होती है सेल वॉल, बिल्कुल इसमें होती है सेल वॉल, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है अलॉन्ग विद, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में होती है, बट सेल वॉल एक्स्ट्रा है प्लांट सेल में। अब क्योंकि वो आउटर है सेल वॉल, तो जो काम सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रही है एनिमल सेल के लिए, वो प्लांट सेल के लिए सेल वॉल करेगी, जैसे कि उसको शेप प्रोवाइड करना, ये काम। ये लिविंग है हमने पढ़ा, ये नॉन लिविंग है, ये प्रोटीन्स वगैरह की बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है, ये आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई है, ये सेमी परमिएबल है, ये फुली परमिएबल है। इस पे हमने CHSL में का क्वेश्चन भी देखा था अभी जब हम लोग PY की सीरीज अटेम्प्ट करें उसमें, ठीक है। अंदर का जो मटेरियल भरा होता है ये लिक्विड कलर का, दोनों में सेम होता है, साइटोप्लाज्म। केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट वाले में, जो हरा हरा दिख रहा है ना आपको, वो चीज़, ठीक है। अभी ये देखो परमानेंट वैक्यूल होता है, इसमें वैक्यूल नहीं होता है क्या, होता है एनिमल सेल में, लेकिन अभी देखेंगे बहुत बड़ा होता है इसमें। देखो वैक्यूल कितना बड़ा है, जब मैं ये बोलूँगा ना वैक्यूल बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल में, तो घबराना मत, देख सकते हो यहाँ पे। और क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हरी सी चीज़ें लिखी हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होती हैं एक्सेप्ट वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल एनिमल सेल में भी होता है, ऐसा नहीं है, ठीक। अब आते हैं ये डिफरेंस लिखे हुए हैं, आप खुद से पढ़ेंगे, वही सेम चीज़ें हैं, ये आप खुद से पढ़ेंगे, इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल में थर्ड पढ़ते हैं, एंड दैट इज न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक। नाभिक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस वो होता है जो सेलुलर कंपोनेंट, इसमें सेलुलर कंपोनेंट होता है सेंट्रली, मतलब एक सेलुलर कंपोनेंट होता है, नहीं सेल का कंपोनेंट होता है ये, ठीक है, सेलुलर घटक होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, नहीं बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, लार्ज इन साइज होता है, बहुत बड़ा साइज में होता है, और मतलब बाकियों के कंपैरिजन में इतना ही बड़ा नहीं होता है, और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है, सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस केंद्रक। ये होता है, डायग्राम है न्यूक्लियस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ आपको चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि ये धागा सा कुछ दिख रहा होगा, ये धागा क्या भी देखेंगे ये, इसमें न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस गोल गोल दिख रहा है, इसके अंदर भी कुछ गोल गोल है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, अभी पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस क्या होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो आप देख पा रहे हैं डॉट 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 रखे हुए हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो दिख पा रहे हैं, ये एक सेकेंड यार, कौन है ये, अंशु कॉल कर रहा है बीच में, मतलब एक सेकेंड। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या रुको जरा, इसको थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा,
चुल ज़्यादा उठ रही है भाई साहब को। चलो, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये रफ होता है। रफ क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये राइबोसोम, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो अभी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस आप समझ गए। ठीक है, अब आते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है? ये जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो चीज़ें भरी हुई हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर की जो मेम्ब्रेन हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जिस तरह सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, और अंदर जो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में पढ़ते हैं। जो न्यूक्लियर पूरा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। ये न्यूक्लियस को कवर करके रखती हैं, सेपरेट करती हैं न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। अब ये साइटोप्लाज्म अभी हमने देखा था, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड रुको। ये जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, जो भी मैं ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा जो भरा हुआ है ये, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अरे यार, मतलब कौन है ये बार बार मान नहीं रहा है? थोड़ा टाइम देंगे क्या ज़रा? थोड़ा सा इनको शांत करते हैं, रुकिएगा ज़रा थोड़ा, है ना। मैं सोच रहा हूँ क्यों फालतू में चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये कोई स्पैम कर रहा है, रुको जरा, समवन इज स्पैमिंग, वेट। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, कोई क्लास को डिस्टर्ब करना चाह रहा है इंटेंशनली, ऐसा लग रहा है। एक को ब्लॉक कर रहा हूँ तो दूसरे उससे आ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा। थोड़ा सा समय दीजिएगा। ठीक है, बस एक सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, आई होप अभी वॉइस आ रही होगी प्रॉपर। एक बार कंफर्म कर देंगे वॉइस आ रही है अभी प्रॉपर।
चलो अभी वॉइस आई थिंक प्रॉपर आ रही होगी। डिसेबल अननोन कॉलिंग कहाँ से हो गई? डिसेबल होता है एक बार बताना, कहाँ से? सेटिंग से होता है क्या? एक सेकंड, एक बार बताना कहाँ से कैसे होता है, ये मुझे पता नहीं है। चैट सेटिंग, प्राइवेसी है, ओके ठीक है, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का न्यूक्लियस होता है। कुछ अराजक तत्व तो होते हैं, ठीक है, जिनकी नज़र पैनी नज़र होती है क्लास में। खैर यहाँ पे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के यहाँ पे बाहर आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। ये सेपरेट कर रहा है पूरे साइटोप्लाज्म को, ठीक है, ये सेपरेट कर रहा है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर का जो मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। आप ऐसे समझो, ये सेल है, सेल के अंदर वाले को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर का मटेरियल है लिक्विड मटेरियल। वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर वाले को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। जिस तरह सेल के बाहर आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म को अलग कर रहा है किससे? न्यूक्लियोप्लाज्म से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बस, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। जिस तरह से साइटोप्लाज्म एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है सेल का, सेल के अंदर, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर ये होता है, ये न्यूक्लियर कवर्ड बाई, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, न्यूक्लियर एनवेलप, उससे कवर्ड होता है पूरी तरह से। जिस तरह साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के दो टाइप्स होते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में भी आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा और क्रोमैटिन मटेरियल देखने को मिलेगा। अभी मैं बोल रहा था ना कि ये भाई हमारा गोल गोल न्यूक्लियस है, और गोल गोल न्यूक्लियस के अंदर ही गोल गोल न्यूक्लियोलस है। वो न्यूक्लियोलस ये हो गया, और जो धागा टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, धागा, वो क्रोमैटिन मटेरियल था। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोलस को, तो 1 और मोर हो सकते हैं नंबर में। और ये राइबोसोम, ये होते हैं आपके राइबोसोम फॉर्मिंग सेंटर्स, यानी ये राइबोसोम के, सॉरी, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स होते हैं, बिकॉज इनमें आपको देखने को मिलता है राइबोसोम भी। कहाँ देखने को मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। देखिए यहाँ पे जो आप डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये राइबोसोम है। तो इस वजह से ये राइबोजेनेसिस में इन्वॉल्व होता है। राइबोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम किसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोटीन के। तो इसी वजह से इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है? अब आते हैं क्रोमैटिन मटेरियल पे। तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? क्रोमैटिन सामग्री एंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी धागे जैसी संरचनाओं का उलझा हुआ द्रव्यमान होता है। ये धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है, कैसे होता है, कितने टाइप से, वो हम देखेंगे इसी लेक्चर में। तो ये सेल डिवीजन के बाद ये क्रोमोजोम के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्रोमोजोम्स क्या होते हैं। तो क्रोमोजोम्स आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे क्रोमैटिन, सेल डिवीजन के टाइम पे वो एंटैंगल्ड हो जाते हैं, एक आपस में पास पास आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। वो फर्दर आपके क्रोमोजोम बना देते हैं। ये सेल डिवीजन के टाइम पे विजिबल होते हैं। कॉम्पोनेंट होते हैं डीएनए और प्रोटीन। यही डीएनए और प्रोटीन होता है जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर है आपका क्रोमैटिन मटेरियल, और उस क्रोमैटिन मटेरियल से बनता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर है आपके डीएनए, और यही डीएनए आपका पास होता है, इसी में होता है आपके जीन्स। डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन्स। तो आप बोलते हैं ना कि ये जीन ट्रांसफर हुए हैं, ये जीन अच्छे जीन, बुरे जीन। तो एक्चुअल में किसके अंदर होते हैं जीन? वो डीएनए के अंदर होते हैं। डीएनए किसके अंदर है? क्रोमोजोम के अंदर। क्रोमोजोम किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। समझिए आप। अब डीएनए की अगर बात कर लें तो यहाँ पे पता है किस तरह का क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की खोज किसने करी थी। तो डीएनए की खोज अगर पूछें तो डीएनए के मॉलिक्यूल की डिस्कवरी करी थी फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने खोज करी थी। लेकिन अगर हम बात करें इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसको द्विकुंडलीय संरचना बोलते हैं, ये वॉटसन और क्रिक ने करी थी। आगे लिखा भी होगा, ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने करी थी। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो इस तरह का होता है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं, वॉटसन और क्रिक ने उसका डिस्कवरी करी थी। कब करी थी? 1953, 1953 में करी थी। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड एज जीन्स, यानी जीन्स हमारे फंक्शनल सेगमेंट होते हैं डीएनए के। क्लियर है? और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्रोमोजोम ये आपका न्यूक्लियस है अंदर, ये क्रोमोजोम, ठीक है, और क्रोमैटिड वगैरह बाकी आप देख सकते हो। ये सब लगा दिया ऐसे थोड़ा देखने में अच्छा लगे। जो एक मूवी नहीं थी, कौन सी,
क्या नाम था उसका, गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक डेफिनेट करके, डेफिनेट नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था। तो उससे पूछा था कि क्यों कर रहे हो, तो उसका एक जवाब होता था, लग रहा है, डैश लग रहा है। वैसे ही बस आप समझ सकते हो, बाकी आपको समझाने के लिए ताकि थोड़ा सा आप समझ पाएँ। बाकी आपको बहुत ज़्यादा इसमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नो, साइटोप्लाज्म क्या है, ये कोशिका द्रव्य होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो आपकी आउटर कवरिंग है और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इसके बीच में जो भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अभी बताया, ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोसोल क्या होता है, एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो जो हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल होते हैं, तो ये सेल ऑर्गेनल होते क्या है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल, ये सब सेल ऑर्गेनल होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका पूरा वैक्यूल है बड़ा सा जो आपको देख पा रहे हैं, ये आपका सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, ये चिटिन की सेल वॉल बनी है, दैट मीन कि आपका फंगस का ये सेल है। फंगस का क्यों है, बिकॉज फंगस का ही जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, फिर चिटिन जो भी आप बोलो। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। अब इसके में क्या अंतर होता है, बस बेसिक अंतर आप समझिए कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें ज़्यादातर चीज़ें एब्सेंट रहती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, सेल ऑर्गेनल, ये सब एब्सेंट रहते हैं। वही सेम चीज़ें यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहती हैं। अब आप याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये प्रो होते हैं, जो लोग प्रो होते हैं उनको चीज़ों की नीड नहीं होती है। जैसे बोलते हैं ना आप लोग, टर्म का यूज़ करते हैं, भाई मैं प्रो हूँ, है ना, प्रो मतलब होता है कि उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों में काम कर ले जाता है, यानी कि उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ याद करने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ प्रोकैरियोटिक, लेकिन एक्चुअल में वो उसका टर्मिनोलॉजी अलग है। जैसे कि हम इसको यूकैरियोटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, ट्रू, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो इसी वजह से न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, बट इसमें सारा एब्सेंट होता है। बस इतना ही याद रखना है आपको, बाकी चीज़ें नहीं याद रखनी है। साइज बस थोड़ा देख सकते हो अगर देखना है कि साइज प्रोकैरियोट का छोटा होता है और यूकैरियोट का थोड़ा बड़ा होता है। एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए। हमारा जो प्लांट सेल, एनिमल सेल, वो सब यूकैरियोट में आएगा, क्योंकि हमारे प्लांट सेल, एनिमल सेल में तो सारे होते हैं ना सेल ऑर्गेनल। अभी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अभी आप आगे पढ़ेंगे कि हमारे प्लांट और एनिमल सेल में सारे ऑर्गेनल देखने को मिलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट के अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो इन एग्जाम्पल को याद रखना, बिकॉज ये एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। बैक्टीरिया हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। अभी साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, यही होता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, ब्लू ग्रीन, एक सेकेंड, ब्लू ग्रीन एल्गे। और एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ये तीनों आपके एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद करने हैं आपको, ये तो याद नहीं करना है। ये चीज़ जो मैंने लिखी यहाँ पे, ये तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी ना, बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि ये प्रो है तो इनको सब कुछ एब्सेंट है, इनको कुछ की ज़रूरत नहीं, अपने आप काम कर लेते हैं। यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ कुछ नहीं है, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोकैरियोट में, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ तुम देखो जरा, MTS 2021 CPO 2022 क्वेश्चन बना था, ये बना था यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में क्या चीज़ कॉमन होती है। ये मतलब ऑप्शन दे दिए थे, इन चारों में से क्या दोनों में होता है, दिख रहा है, राइबोसोम दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में नहीं है, सिर्फ इसी में, न्यूक्लियोलस सिर्फ दोनों में नहीं, सिर्फ यूकैरियोट में। ठीक, तो राइबोसोम एक ऐसी चीज़ है जो दोनों में है, ये चीज़ हमें याद रखना है। अब पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। ठीक है, सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे, ये तो ठीक है डिफरेंट टाइप के होते हैं तो बस ऐसे ही लिखा है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहला सेल ऑर्गेनल जो पढ़ेंगे दैट विल बी वैक्यूल्स। ठीक है, रिक्तिकाएं इनको बोलते हैं। अब एक ये इनके बारे में फंक्शन पढ़ेंगे कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं। सेल के अंदर बैठे हुए तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, झिल्ली होता है, सॉलिड लिक्विड फिल्ड होता है और स्टोरेज सैक लाइक होता है इसका फंक्शन। पहले देख लेते हैं वैक्यूल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में होते हैं लेकिन छोटे से होते हैं, टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। तभी अगर वो देखो जब यहाँ पे प्लांट सेल बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एनिमल सेल बना हुआ, सॉरी यहाँ पे एनिमल सेल बना हुआ था, यहाँ प्लांट सेल बना हुआ था। मैंने बोला था जो चीज़ हरी से लिखी हुई है वो सिर्फ प्लांट में होती है, तो इसमें क्या लिखा हुआ था हरे से, परमानेंट वैक्यूल्स। परमानेंट वैक्यूल प्लांट में होते हैं एनिमल में भी है, लेकिन टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी मतलब जरूरत पड़ती है वैक्यूल की तो आ जाते हैं, नहीं तो चले जाते हैं, मतलब नहीं होते हैं। क्लियर है ये चीज़, ये
टेम्परेरी होते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में परमानेंट होते हैं। पी से प्लांट सेल, पी से परमानेंट वैक्यूल। ठीक, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन का स्टोरेज का काम करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं यूजुअली। रिजिडिटी प्रोवाइड करना, टर्जिडिटी प्रोवाइड करना। अब टर्जिडिटी क्या होता है, एक गुब्बारे में पानी भरो तो जो फीलिंग आती है ना उस गुब्बारे को पकड़ने के बाद, वो होती है टर्जिडिटी। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल की पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं। तो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में अगर बात करें लार्ज होता है, ठीक है, काफ़ी डिस्टिंक्ट होता है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे लार्ज है और परमानेंट भी है। ये सेल सैप को स्टोर करके रखता है। ये सेल सैप क्या होता है, उसके अंदर का मटीरियल होता है, डीप में नहीं जाना, प्रोटीन वोटीन का बना होता है ये भी। सेल वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, स्फीति और कठोरता प्रदान करता है। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। कुछ तो जैसे प्लांट सेल इतना तक वॉल्यूम, यानी कि 50 से लेकर 90% तक का, कहीं का 90% मतलब ये प्लांट सेल है तो पता चला ले इतने आपके वैक्यूल ही भरा हुआ है, बिकॉज उनको चाहिए रिजिडिटी और टर्जिडिटी, क्योंकि कोई भी आके मार के चला जाता है। अब देख लो इतना बड़ा वैक्यूल है, इतना बड़ा वैक्यूल है, यहाँ पे है क्या, नहीं है। हो सकता है यहाँ टेम्परेरी ना, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, दूसरा देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब इस सेल नुमा घर में घुसे तो पहले बॉडीगार्ड भैया मिले, गेट खटखटाया। अब अंदर की हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, अंदर के जो घर के सदस्य हैं। पहले सदस्य से मिल चुके वैक्यूल, अब मिलेंगे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन भाई साहब का एक ऐसे हम समझ सकते हो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ये करते हैं। किसका बिजनेस करते हैं, बिजनेस संभालते हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालते हैं। ये पूरा ट्रांसपोर्ट का इनका काम है। क्या ट्रांसपोर्ट करते होंगे, जो इनके बच्चे प्रोड्यूस करते होंगे। इनके बच्चे कौन कौन है, रफ और स्मूथ। रफ और स्मूथ है, यहीं पे मैं बता देता हूँ, चीज़ें तो लिखी हुई है लेकिन फ्लो में पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। रफ है और एक स्मूथ है। रफ करता है, प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन को क्यों बना पाता है, अब याद करिए, पीछे भी राइबोसोम याद आ रहा है, न्यूक्लियोलस याद आ रहा है। न्यूक्लियोलस क्या कर रहा था, वो भी तो राइबोसोम था उसमें, वो भी तो प्रोटीन बना रहा था। तो राइबोसोम होता है इसमें। राइबोसोम की वजह से रफ होता है, खुरदुरा होता है, प्रोटीन बनाता है। स्मूथ वाला फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसिस कर देता है। इसको ये भैया जाके ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि इनके अंदर चीज़ें बन भी रही हैं, मैन्युफैक्चर भी हो रही हैं और ट्रांसपोर्ट भी हो रही हैं, दोनों काम हो रहे हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, नहीं मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड शीट्स इसमें आपको देखने को मिलती हैं। अकरेंस इन 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म में आपका अकर करता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्न है। ये इसके टाइप्स होते हैं, सिस्टर्न, वेसिकल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। आपको इसको रटना नहीं है, आई अगेन रिपीट, रटने की ज़रूरत नहीं है। ये जिसके 3 फॉर्म से लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल, सिस्टर्न है, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अभी उसे समझेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर अटैचमेंट की बात करें, एक साइड अटैच है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरे साइड अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जब मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ तो आप इमेजिन करते जाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल की जो आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है। अब देखो यहाँ पे किस तरह, ये न्यूक्लियस है, ये अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ये जो देख पा रहे हैं ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देख लो, इसका एक साइड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है और ये एक साइड जो है ये अटैच है सेल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। वही चीज़ तो लिखी हुई है ये। इसमें जो डॉट 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 स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये राइबोसोम है, जिसके वजह से रफ कहलाता है। ये रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये देख लो यहाँ डॉट डॉट स्ट्रक्चर है क्या इस वाले भाग में, नहीं है, तभी तो स्मूथ बोल रहे हैं, तभी तो स्मूथ बोल रहे हैं। ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, राइबोसोम नहीं है। इसमें राइबोसोम है, इसी वजह से रफ, और इसी वजह से ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है। और ये किसका सिंथेसिस करता है, ये आपका करता है फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसिस करने का काम करता है। यहाँ जब बन जाता है तो यहाँ से ऐसे 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 हो गए, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है उसको। ये जो ऐसे ऐसे करके बीच में देख पा रहे हैं, इनको सिस्टर्ने बोलते हैं। ये जो इस तरह से आपको देख पा रहे हैं, सिस्टर्ने 2 तरह के होते हैं। रफ राइबोसोम की वजह से रफ होते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इसी वजह से रफ होते हैं। स्मूथ की बात करें, राइबोसोम नहीं होते हैं और ये आपका स्मूथ अपीयर होते हैं। और ये किसका सिंथेसिस करते हैं, फैट और लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फैट्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करने का इनका काम होता है। बाकी तो नोट्स में आपको सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आपकी अपलोड हो जाएगी, पीपीटी वगैरह, और नोट्स आपको ऐप में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है, वही सेम चीज़ दिखाई गई है। देख लो, एक साइड जो है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है, दूसरा साइड अटैच है आपका सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। यहाँ पे दिखाया नहीं गया सेल मेम्ब्रेन को, लेकिन होता है वो, ठीक है। ये जो ऐसे 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 देखा है, ये सिस्टर्न है और ये स्मूथ है, ये रफ है, ठीक है। चलो
फंक्शंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? वही है, प्रोटीन बनाना, फैट बनाना। प्रोटीन कौन बना रहा है? कौन सा बेटा? रफ वाला बेटा, ये स्मूथ वाला बेटा। और ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब किसी चीज़ का बनना, तो ये मेम्ब्रेन के बनने में भी हेल्प कर देता है थोड़ी बहुत। ये प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम, तो हार्मोन और एंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं। ये नेटवर्क सिस्टम बनाता है। इट सर्व्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी इसका ट्रांसपोर्ट का धंधा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है। अगेन देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहाँ से लेगा अंदर और छोड़ देगा किसमें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, और ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिटॉक्सीफाई करता है, पॉइजन्स और ड्रग्स का भी आ जाते हैं अगर जैसे अंदर आ गए तो उनसे डिटॉक्सीफाई करने का भी काम करता है। यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें लिखी हैं एक एक, ये एनसीईआरटी से देख देख लिखी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि आपको एनसीईआरटी या फिर कुछ भी ल्यूसेंट वगैरह, गारंटी से बोल रहा हूँ, आपको देखने तक ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉट द फैक्ट कि वो चीज़ कुछ गलत है या फिर वो, फॉर द फैक्ट बिकॉज जब मैं करवा रहा हूँ इस चीज़ को तो एक सोर्स से रेफ़र करो किसी चीज़ को और उसको मल्टीपल टाइम्स वहीं से पढ़ो, ठीक है। अब उसमें क्या है, कुछ जो इरेलेवेंट चीज़ें वो मैंने हटा दी हैं और जो रेलेवेंट हैं एसएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इसके पहले पीवाईक्यूज़ भी मैंने देखे कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम्स में, उसके बेसिस पे सारा मैंने कंपाइल किया है, ठीक है। तो उससे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। अब बात करते हैं एक थर्ड सेल ऑर्गेनल की, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस। ये आप देख पा रहे हैं, गोल्गी अपैरेटस कुछ इस तरह का दिखता है। अब इसका काम क्या होता है गोल्गी अपैरेटस का, वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी करी थी कैमिलियो गोल्गी ने। पहले मैं एक देख लेता हूँ कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है, किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? एक बार कंफर्म कर दो। कल भी 11 बजे क्या अनपेड वाले 11 बजे लाइव देख सकते हैं? मैं कैसे एंट्री करें? ये परमार अकेडमी ऐप पे ये बैच में एनरोल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग और बाकी सारी चीज़ों के लिए। क्लियर, ओके, ठीक। चलिए, तो कैमिलियो गोल्गी ने किया था, तो ये नहीं पूछेगा बिकॉज नाम में इनके गोल्गी है। ये इससे कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, सिस्टर्ने और वैक्यूल्स होते हैं। इसमें सिस्टर्ने, इसमें भी आप देख लो वो घुमावदार स्ट्रक्चर नहीं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, ऐसे 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 करके सिस्टर्ने बोलते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें एक सिस फेस होता है, सिस फेस ये, ट्रांस फेस ये। पता है क्या होता है? सिस फेस वो जहाँ से चीज़ों को लेता है अंदर, ट्रांस फेस वो जहाँ से छोड़ता है, ख़त्म, समझ गया। सिस फेस वो जहाँ से चीज़ें ले रहा है, ट्रांस फेस वो जहाँ से ये चीज़ें छोड़ रहा है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि सिस्टर्ने अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल ऐसे 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 होते हैं। ये क्या याद करने की ज़रूरत है? नहीं, वो तो दिख रहा है। सिस्टर्ने अरेंज इन स्टैक लाइक सिस्टर्न्स, याद करने की ज़रूरत है? नहीं। प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिट, इसमें डिक्टायोजोम के रूप में प्रेजेंट होते हैं, बस देख लो, ठीक है, डिक्टायोजोम के रूप में। इसमें 2 फेजेस होते हैं, इसमें 2 फेजेस होते हैं। इट हैज़ 2 फेजेस, सिस फेस टूवर्ड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ जहाँ से चीज़ें लेगा, ट्रांस फेस टूवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिस तरह हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, एक उसका फेस था न्यूक्लियस की तरफ और दूसरा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। तो ये जो इसकी तरफ है न्यूक्लियस की तरफ, उसको सिस बोल देते हैं। जो साइटोप्लाज्म या फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ है तो उसको हम ट्रांस फेस बोल देते हैं। फंक्शन क्या होता है? स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेज करना। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना दिया, स्टोर करके कौन रखेगा चीज़ों को? मॉडिफाई, पैकेज। जैसे कि कोई चीज़ बनती, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, मैं फ्लिपकार्ट में सेल कर रहा हूँ, तो फ्लिपकार्ट वो अपने पास कहीं रखेगा चीज़ों को, सामान को स्टोर करके पैकेज करके रखता है ना। तो स्टोरेज और मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम होता है गोल्गी जी का। गोल्गी जी सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में बदलने का मादा रखते हैं और ये लाइजोसोम को भी बनाते हैं अपने यहाँ पे। ये क्या करते हैं, ये इनका जैसे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, उसको स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज करके अपने पास रखते हैं। प्लस ये और क्या करते हैं, अपने यहाँ लाइजोसोम भी बना लेते हैं। जब फ्री होते हैं तो सोचते हैं कि क्यों ना हम भी कुछ बना लें, तो उनको लगता है आओ भैया लाइजोसोम बना लेते हैं थोड़ा सा, तो ये लाइजोसोम भी बना लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं लाइजोसोम। बहुत ही खतरनाक आदमी होता है ये सबसे खतरनाक आदमी है। ये सबसे खतरनाक इसलिए है बिकॉज ये दिख रहा है तुमको, ये हरा हरा, अंदर इसने भर रखा है एकदम, क्या भर रखा है इसने? अंदर भर रखा है एकदम लिक्विड मटेरियल, द्रव्य पदार्थ भर रखा है। और ये देखता है, ये क्या होता है, जैसे फूफा जी टाइप नहीं होते हैं, मुंह फुला के बैठने वाले टाइप जो लोग बोल सकते हैं, तो वो टाइप के लोग हैं ये क्या करता है कि फूल के बैठा हुआ है एकदम। जैसे इसको लगा, जैसे इसने देखा कि कोई सेल का ऑर्गेनल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कर रहा है, या फिर गोल्गी अपैरेटस नहीं कर रहा है, या फिर वैक्यूल नहीं कर रहा है, फट जाता है। फटते ही इसका अंदर का मटेरियल निकलता है, सेल मर जाती है।
सेल मर जाती है। इसने क्या किया, खुद को मारा, पूरी सेल को मार दिया, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है होगा यहाँ पे, ठीक है, कि इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, इसमें सारी मेम्ब्रेन होते हैं, तो ये रटने की ज़रूरत नहीं होती है, जो सेम सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसमें भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, नहीं होगा तो नोट्स देखना, तो नोट्स की ज़रूरत होगी नहीं होगी चलो मैं बाद में देखेंगे, ठीक है। फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें डाइजेस्टिव जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा था ना, उसी को डाइजेस्टिव एंजाइम बोलते हैं। डाइजेस्ट कर देता है, पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, पचा लेता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलो या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम, बात एक ही है, ठीक। एंजाइम्स आर मेड बाई RER। लाइजोसोम भैया को कौन बना रहे थे, गोल्गी भैया बना रहे थे। क्यों बना रहे थे, पैकेज डिस्पैचिंग करते करते थक गए, उन्होंने सोचा चलो हम भी कुछ प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो लाइजोसोम का प्रोडक्शन कर लिया। लेकिन उसके अंदर का पानी नहीं बना पा रहे थे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम नहीं बना पा रहे थे, कौन, गोल्गी भैया। तो गोल्गी भैया ने बोला कि जब तुम RER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कि जब तुम आना तो अपने जो बड़ा बेटा है तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उससे थोड़ा पानी ले आना, क्योंकि हम लाइसोसोम बनाते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम डालने की। तो बोलते हैं ठीक है। तो कहाँ बनता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन लाइसोसोम कहाँ बनता है, वो बनता है आपका जो पूरा गोल्गी अपरेटस है वहाँ पे, ठीक। बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल है। वेस्ट डिस्पोजल क्यों, कि जब भी सेल मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, नहीं सेल अब सड़ना चालू हो गई, तो उसको डिस्पोज कर देता है। डिस्पोज ऑफ, हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, फूड, वायरस, ये सब इनको डाइजेस्ट कर लेता है। व्हेन सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, अब खुद को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब आते हैं प्लास्टिड पे। सेल ऑर्गेनल हमारा 5वें नंबर का प्लास्टिड, बस एक और इसके बाद बाकी है, फिर खत्म। फिर उसके बाद हम लोग इक्का दुक्का चीज़ें देखने के बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड होता है जो हमारा सिर्फ ओनली इन प्लांट सेल में देखने को मिलता है, ओनली इन प्लांट सेल में होता है ये, सिर्फ और सिर्फ। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हैं, जैसे कि मैंने जानबूझ के सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल, ये सब छुड़वा रखा है अभी, क्योंकि अभी अब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ देखेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखने हैं, जो चीज़ कॉन्सेप्ट जिनमें इन्वॉल्व है, ये सिर्फ प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेंगी, नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है, नॉट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट, यानी कि एनिमल सेल में दो ही चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिलती हैं, जो प्लांट सेल में होती हैं। एक तो होती है सेल वॉल और दूसरा हो गया प्लास्टिड, ये आपकी एनिमल सेल में नहीं होती है, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है अभी देखते हैं। प्लास्टिड के 3 बच्चे हैं। प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है, एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। प्लास्टिड का खुद का DNA राइबोसोम होता है। ये क्या होता है अभी बताएंगे आपको, रुक जाओ, इसको थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रुक जाओ अभी। इसके 3 बच्चे होते हैं। क्रोमो होता है जो कलर प्रोवाइड, सॉरी क्रोमो एक तरह से यहाँ पे ढंग से लिख नहीं रखा है, मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। प्लास्टिड के 3 बच्चे हैं, एक क्लोरो है, एक क्रोमो है और एक ल्यूको है, ऐसे समझो। क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। कहीं कहीं पे क्लोरो को क्रोमो का पार्ट दिखा दिया जाता है। तो जो क्लोरो होता है वो क्लोरोफिल होता है उसमें, इसलिए उसका नाम पड़ा क्लोरोप्लास्ट। जैसे क्लोरमिंट, क्यों क्लोरमिंट नाम पड़ा, क्योंकि उसको खाने के बाद दोबारा मत पूछना, ऐसा कुछ डायलॉग आता था ना, तो उसमें इस वजह से नाम पड़ा बिकॉज उसमें क्लोरोफिल होता था, ठीक है। खैर इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल पिगमेंट में क्या होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, जो ये मादा रखता है कि, मतलब ये मादा रखता है कि वो क्या कर सकता है, सनलाइट को कैप्चर करके खाना बना सकता है, खुद का खाना बना सकता है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट फूड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है। क्रोमो जो होता है वो उसमें डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट होते हैं, तो ये कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। ये आपका फूड बना रहा है, ये कलर प्रोवाइड कर रहा है। और ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट ये वाइट होता है और कलरलेस होता है, मतलब वाइट कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर कलरलेस होता है। ये प्राइमरी ऑर्गेनल होता है, किस लिए, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करने के लिए। आई अगेन रिपीट, प्लास्टिड के 3 बच्चे, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। क्लोरो क्लोरोफिल खाना बना रहा है, क्रोमो क्रोमा कलर, ल्यूको अब सबने खाना बना लिया, कलर दे दिया, अब स्टोर कौन करेगा खाने को, हैं कौन करेगा स्टोर, ल्यूको करेगा। तो ल्यूको स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सबको स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक, क्लियर हो गया। फंक्शन आप देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट यूजेस सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड, क्रोमो कलर प्रोवाइड करते हैं, ल्यूको स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। सेल डिवीजन पढ़ें उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ पे है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे मिस हो गया, स्लाइड क्रिएट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आई थिंक स्लाइड क्रिएट तो करी थी, लेकिन लगता है कुछ डिलीट का वाला काम हो गया है, कोई नहीं। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस
ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज सेल को पावर प्रोवाइड करता है। पावर क्या होती है? पावर मिलती है एनर्जी से। एनर्जी बना रहा है। एनर्जी कैसे बना रहा है? ये एटीपी के फॉर्म में बना रहा है। एटीपी क्या होते हैं? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होते हैं। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी बना कैसे रहा है? ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि खाना आता है, खाना हम खाने में पेट में डाइजेस्ट होता है, छोटी आंत बड़ी आंत सब हो गया, फिर वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ, फिर फर्दर ग्लूकोज में टूटा, ग्लूकोज को फर्दर ग्लूकोज से एनर्जी बनती है सेल के अंदर। और सेल का कौन सा हिस्सा बनाता है एनर्जी? माइटो भैया बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। आउटर वाली जो होती है, आउटर, ये पोरस मेम्ब्रेन होती है, पोरस होती है। और इनर जो है ये एटीपी के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, एटीपी के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। क्लियर? दो मेम्ब्रेन है, आउटर पोरस, इनर, एटीपी के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर क्यों? क्योंकि एटीपी बना रहा है। एटीपी कब मिलता है? एटीपी तब मिलता है जब ग्लूकोज टूटता है, उससे एनर्जी बनती है, तो एटीपी भी हमें कुछ मिलते हैं, वो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का ओन डीएनए और राइबोसोम होता है, प्लास्टिड की तरह है। अभी देखे थे प्लास्टिड, बोले थे थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद का डीएनए राइबोसोम। पता है क्यों है खुद का डीएनए राइबोसोम? पहले ये माना जाता था कि बहुत साल पहले की बात है ये। क्या बात है? कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड है सेल के अंदर नहीं हुआ करते थे, ये सेल के बाहर हुआ करते थे, एग्जिस्ट किया करते थे। फिर एक दिन सेल ने देखा, सेल की नज़र पड़ी, सेल बोला कहाँ घूम रही हो, इधर आओ। मतलब इन दोनों से बोला, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया से, कहाँ घूम रहे हो, अंदर आओ। अंदर ले लिया इनको। क्यों ले लिया? क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें थी। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हो, एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया पूरी एनर्जी बना रहा है। वह और प्लास्टिड क्या कर रहा है? प्लास्टिड प्लांट सेल में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए सेल ने आज ही दिन के लिए लिया था। अब क्योंकि ये पहले सेल के अंदर नहीं थे, अब जो सेल के अंदर था उसने सोचा कि हमें प्रोटेक्शन की क्या ही ज़रूरत है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड तो कर रहा है ये सेल की जो मेम्ब्रेन है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो याद करिए, हिस्ट्री पढ़ी तो आपको याद आ रहा होगा सब्सिडियरी अलायंस कॉर्नवालिस ने जो स्टार्ट किया था, उसमें क्या था कि हम तुम्हें फोर्स देंगे, तुम्हें खुद की फोर्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही था, सेल ने बोल रखा था सभी सेल ऑर्गेनेल को, तुम्हें खुद की मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, तुमको हम दे रहे हैं ना सेल मेम्ब्रेन, क्या ज़रूरत है तुमको, आउटर मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो रहते नहीं थे पहले अंदर, जब सेल ने ये बात बोली थी, जब एग्रीमेंट हुआ था इन सब के साथ। इसलिए खुद का इनका खुद डीएनए और खुद का राइबोसोम था, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम ही अपना था। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का और प्लास्टिड का। तो स्टोरी भी बता दी और रट भी लेना ये कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अब हमारे सेल ऑर्गेनल हो गए ख़त्म। अब हम अपना आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज़ सेल डिवीजन। इसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है सेल ऑर्गेनल में? परमार ऐप पे हिंदी नोट्स सर, परमार ऐप में हिंदी नोट्स, हाँ बैच के तो हिंदी नोट्स मिलते हैं, बाकी जो पीवाईक्यू सेशन है उसका भी मैं कोशिश करवाऊँगा। सॉरी वेलेजली, ओके ओके ओके, कॉर्नवालिस मैंने गलती से बोल दिया, वेलेजली। ठीक है, वेलेजली जो सब्सिडियरी अलायंस लाया था, एक्चुअल में लाया तो डुप्ले था, फ्रेंच गवर्नर जनरल, बट उसको ये कुछ कन्फ्यूजन है मेरे, जैसे कि मैं हमेशा दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है। जब मुझे कॉर्नवालिस बोलना होता है तो मैं वेलेजली बोल देता हूँ, जब वेलेजली बोलना होता है तो कॉर्नवालिस। ऐसे जब रिपन बोलना होता है तो मेयो बोल देता हूँ, मेयो बोलना होता है तो रिपन बोल देता हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा कुछ तो है, कुछ तो है जो हम ना समझे, है ना। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल लिखा होगा यहाँ पे, नहीं लिखा है क्या? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। यूटोपियन पढ़ेंगे, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स शेप पढ़ेंगे, क्वेश्चन है। ठीक है, कॉनकेव शेप अभी पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है क्वेश्चन, चिंता न करिए। सर वीडियोस पब्लिक कर दो पॉलिटी वाले, हाँ क्यों नहीं, तो फिर हम फालतू में ही बैच वैच बनाए थे, है ना। कुछ तो है जो नींद आएगा मुझे, ऐसा गाना था। गाने वाने हम ज़्यादा सुनते नहीं ना, गाने तो सुनते हैं लेकिन ज़्यादा उसकी वर्डिंग्स पे नहीं जाते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन पे आते हैं। अभी सेल डिवीजन होता है क्या है? तो जब कोशिका का विभाजन होता है तो डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल, जब एक सेल नए सेल में डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। रीज़न क्या होता है डिवाइड क्यों होता है? ताकि ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सके, पुराने और डेड और इंजर्ड सेल्स रिप्लेस हो सके और गैमीट का फॉर्मेशन हो। गैमीट क्या होता है? जिससे कि आपके न्यू
ऑर्गेनिज्म बनते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब जो बच्चे, एक तरह से बोल सकते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो सेल डिवीजन की वजह से ही पॉसिबल होता है। जैसे जो हम लोग बने हैं तो वो सेल डिवीजन हुआ होगा, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन हुआ होगा, तभी हम बने हैं, जिसको हम फिर भ्रूण बनता है वो एम्ब्रियो, और उसके बाद, ठीक है। तो ये दो तरह का होता है, माइटोसिस और मीओसिस। माइटोसिस और मीओसिस में अंतर क्या होता है? देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एंड दैट इज़ कि इस चीज़ को यहाँ पे नोट करिएगा। यहाँ पे जल्दी से आते हैं इस पे। जब मैं आपको क्रोमोज़ोम पढ़ा रहा था तो क्रोमोज़ोम पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, और ये चीज़ ये नोट करनी है आपको कि जो क्रोमोज़ोम होता है, कहाँ है यार ये क्रोमोज़ोम? तो जो क्रोमोज़ोम कहाँ गया भाई? क्रोमोज़ोम काफ़ी पीछे पड़ गया था क्या? एक सेकेंड रुकिएगा। ये क्रोमोज़ोम में एक चीज़ नोट करिएगा कि टोटल क्रोमोज़ोम कितने होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि टोटल जो क्रोमोज़ोम होते हैं आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम्स होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम्स हम लोग की बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और ये 23 पेयर्स में 22 होते हैं ऑटोसोमल, ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोज़ोम्स होते हैं, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोज़ोम का। मैं पेयर का यूज़ कर रहा हूँ। पेयर में, एक पेयर में दो चीज़ें आती हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम्स है, यानी क्रोमोज़ोम्स की टोटल संख्या 46 होगी, 46 होगी। और ये जो सेक्स वाला पेयर है, सेक्स क्रोमोज़ोम, ये होता है आपका XY। अगर XY होता है तो ये होता है आपका मेल का, और XX जो होता है वो होता है एक फीमेल का क्रोमोज़ोम, ठीक है। ये जब हम हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि लड़का होता है, लड़की होता है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये हम वहीं पे चीज़ें देखेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं नीचे, क्लियर है? तो अभी हमें आना है कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये सोमैटिक सेल्स में होता है, ये आपका जर्म सेल्स में होता है, ये न्यूक्लियस। ये जो याद करने वाली चीज़ें उनको बता दूंगा अभी, बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ओनली वंस या 2 बार डिवाइड होती है, तो बिल्कुल नहीं देखना है। डॉटर सेल्स आर डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड मतलब डॉटर सेल्स 2 इसमें देखने को मिलती है। डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब एक पेयर, इसमें 2 पेयर, इसमें एक पेयर डॉटर सेल्स के। नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। अब माइटोसिस मियोसिस में जो मेन अंतर होता है वो यही होता है कि जो माइटोसिस होता है इसमें एक पेरेंट सेल होती है, ये फर्दर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है। इसमें भी एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हुई, बट ये फर्दर 2 और 2 में और फिर क्लासीफाई हो जाती है। यानी कि जो एक पेरेंट सेल है यहाँ पे, एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं? ये मियोसिस में हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक पेरेंट सेल अगर हम बात करें तो ये कन्वर्ट हो रहा है 2 डॉटर सेल्स में। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसके डिफरेंस में, ये सारे आपको याद नहीं करने। कौन कौन से देखने हैं? ये वाला और ये वाला, ठीक है, 3। कि ये सोमैटिक सेल्स में होता है, ये जर्म सेल्स में जो जर्मिनेट करते हैं, फिर जहाँ से आपके गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आपके नॉर्मल सेल्स में होता है। और ये जो आपकी जर्म सेल्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जो आपके इन्वॉल्व होती हैं, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर है? इसमें एग और स्पर्म सेल्स आपकी बनती हैं, सारी चीज़ें। अब यहीं पे चलो बता भी देते हैं कि जो एग सेल होती है ह्यूमन में, ये लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमंस में। इंसानों में सबसे बड़ी कोशिका होती है। और जो स्पर्म सेल होती है, स्पर्म जो मेल्स में होती है, एग किस में होता है? फीमेल्स में होता है। स्पर्म किस में होता है? मेल में होता है। ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। वैसे तो हमारा लार्जेस्ट की अगर बात करें तो एक जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है वो एक सेल का होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, एंड दैट इज़ द लार्जेस्ट सेल। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, क्लियर है? और अगर इनमें मैल फंक्शन हुआ तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, नेल्फर्स्ट सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं मैल फंक्शन, जब किसी के जर्म सेल्स में कुछ डिवाइड ढंग से नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि जैसे कि किसी के, जैसे फॉर एग्जांपल ओंठ होता है, वो जैसे कटा है तो, है ना, तो वो होता है। या फिर कई तरह के होते हैं कि किसी के मेमोरी उतनी नहीं होती है, या फिर अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, तो वो चीज़ें इसी वजह से हो जाती हैं। या फिर आपने देखे होंगे, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में आप जानते होंगे, तो वो इसी वजह से होते हैं बिकॉज सेल डिवीजन के टाइम पे जो जर्म सेल्स हैं इनमें कुछ मैल फंक्शनिंग हो गई होगी, और अगर इसमें मैल फंक्शन हो गया तो कैंसर हो जाता है फिर, ठीक है। कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन, यानी सेल बिना कंट्रोल के डिवाइड किए जा रही हैं, बिना मतलब रुक ही नहीं रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैंसर। एनिमल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होती है? अगेन वही सेम चीज़ें, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, आप इसको खुद से देखेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज एंडोसाइटोसिस। क्या होता है? एंडोसाइटोसिस होता है ये टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इनटू द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सिंपल सी चीज़ है, सेल है,
सेल ने कोई चीज़ देखी, उसको खोपचे में ले लेता है, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, अंदर अंदर एंडो, और बाहर छोड़ दिया एक्सो। एक्सो क्या है, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, एक्सोसाइटोसिस, साइटो सेल, एंडो अंदर, यानी सेल ने अंदर कोई चीज़ ले ली, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर कर दी, एंडोसाइटोसिस कोई चीज़ अंदर ले रहा है, खाना अंदर लेगा या पानी अंदर लेगा, खाना ले रहा है फैगो, पानी पी रहा है पीनो, ठीक है। तो सेल्स ईटिंग प्रोसेस फैगोसाइटोसिस, और सेल का जो आपका फैगोसाइटोसिस देख सकते हो क्या प्रोसेस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे बढ़ता है, फिर वैक्यूल बनता है, फिर वैक्यूल का लाइसोसोम के साथ मर्जिंग होता है, वैक्यूल फॉर्म हो जाता है, और ये सब ये प्रोसेस याद करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कि क्या क्या स्टेप होता है ये मैं सीडीएस वगैरह के लिए तो बता भी देता हूँ, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। बस आप ये देख लो कि फैगो मतलब ईटिंग प्रोसेस होता है सेल का, और पीनो क्या होता है ये देख सकते हो, जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा में फैगोसाइटोसिस ही होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमीबा क्या करता है, अमीबा तो ऐसा तो नहीं हाथ है, हाथ मार के अंदर डाल लेगा अपने, वो क्या करेगा, पहले पास जाएगा अमीबा, देखेगा ओ माय गॉड ये तो अंदर लेने वाली चीज़ है, तो ये क्या करेगा, ये फूड पार्टिकल के पास जाएगा, ठीक है। अपने ये फॉल्स फीट जनरेट करेगा, और इन्हीं फॉल्स फीट को बोलते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे नहीं लिखा है क्या, ये इसके फॉल्स फीट होते हैं, ठीक है, फॉल्स फीट होते हैं ये। और ये फॉल्स फीट क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लोज होना स्टार्ट होंगे, और जब ये क्लोज हो जाएंगे तो फूड वैक्यूल अब अंदर पहुंच गया, अंदर पहुंचने के बाद ये वैक्यूल एग्जिस्टिंग वैक्यूल से मर्ज करेगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करेगा, और जो चाहिए था मिल गया, और अब एक्सोसाइटोसिस से हटा देगा वेस्ट वाले चीज़ को। पीनो क्या है, पीने पानी पीता है इससे, फैगो से खाना खाता है, पानी पीनो से पानी पीता है, एक्सो होता है बाहर निकालना चीज़ों को, सेल का वॉमिटिंग हुआ वाला प्रोसेस है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ख़त्म हो गया आपका ये। थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं, अभी आपके क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है। क्वेश्चंस सब करते हैं, ठीक है, बिकॉज अब हम कर तो चुके, पढ़ चुके, अब हम देखते हैं कि क्या हम सवालों को, सेल के सवालों को कर पा रहे हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, डैश वॉज द पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल, कौन था वो जिसने कि सेल की खोज करी। सीडोपोडिया, बिल्कुल वानी सिंह, उनको सीडोपोडिया बोलते हैं, जिन लोग को नहीं पता, फॉल्स फीट होते हैं ना, फॉल्स फीट जो मैंने बताए थे, शायद मैंने वहाँ पे लिखना भूल गया, सीडोपोडिया बोलते हैं जो फॉल्स फीट होते हैं उनको, ठीक है। सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, फॉल्स फीट, ठीक है, ऑफ अमीबा। पीपीटी को हिंदी में लिख दिया, हिंदी में है तो पूरा पीपीटी हिंदी में था, पर लास्ट की कुछ स्लाइड हिंदी में नहीं थी, समझ सकते हो आपकी पूरा काफ़ी यार टाइम लग जाता उसमें, ठीक है। मतलब सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज करना, वो सारी चीज़ें करना, फिर हिंदी में भी कन्वर्ट किया, बस लास्ट ही कुछ नहीं हो पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अब क्या बोल सकते हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी। डेड सेल किसमें, कॉक सेल में 1665। लिविंग सेल किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, किसी कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी होता है टिश्यू की स्टडी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये नामकरण वाली साइंस होती है, ठीक है। जब चीज़ों के नामकरण करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। विच बायोलॉजिकल स्टेन इज यूज्ड इन हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी टू कलर ऑल सेल न्यूक्लियर रेड। किस बायोलॉजिकल स्टेन को हम हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी ने स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड स्टडी ऑफ सेल्स में यूज़ करते हैं टू कलर ऑल सेल न्यूक्लियर रेड। सीपीयू में आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 100% जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं एसएससी के क्वेश्चन हैं। अब ये तो एग्जैक्ट है, चलो मैं अगले कल से ये भी लिख दिया करूँगा इसमें कि कौन सा किस एग्ज़ाम में, सीपीओ में कौन सा, सीएचएसएल, सीजीएल, वो सारी चीज़ें। आंसर इसका सैफ्रनिन होगा, ठीक है, सैफ्रनिन। अभी हमने क्या चीज़ पढ़ी, नहीं पढ़ी, यही तो फ़ायदा है कि हम लोग क्वेश्चंस भी साथ साथ उसको सप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो लूप होल्स हो जाते हैं हमारे प्रिपरेशन में वो भी फिल हो जाएंगे, ठीक है। सैफ्रनिन, ठीक है। विच बायोलॉजिकल स्टेन इज यूज्ड इन हिस्टोलॉजी, सैफ्रनिन का यूज़ होता है, ये रेड कलर का कर देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बड़ी सेल कौन सी होती है, अभी बताया मैंने, जो फीमेल्स में जो ओवम होता है दैट इज़ द लार्जेस्ट, और स्पर्म की अगर बात करें इट इज़ द स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट, बट ये है ह्यूमंस में। ये किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन जनरल, तो इन जनरल जो सबसे बड़ी होती है ना, वो एक ऑस्ट्रिच एग होता है, और एक होता है आपका गैली सेप्टिकम, ठीक है, गैली सेप्टिकम होता है, ठीक है। ये होता है आपका स्मॉलेस्ट, और ये होता है लार्जेस्ट। ओवरऑल अगर हम बात करें ह्यूमंस में अगर बात करें तो मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ। डैश इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन दी सेल्स अकाउंटिंग फॉर 70% और मोर ऑफ टोटल सेल मास। तो सबसे
मेन पार्ट क्या होता है सेल का मास का, जो 70% उसका ऑक्यूपाई करके रखता है, दैट इज कॉल्ड एज पानी, वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आपका होता है पानी, वाटर। तो इसी वजह से सेल का जो 70% मास है वो वाटर से बना हुआ है। विच सेल ऑर्गेनल इज फाउंड इन बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल? बताइए कौन दोनों में होता है? यूकैरियोटिक में भी होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है। राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लाइसोसोम। बताइए आंसर जल्दी से। करवाया था मैंने अभी आपको। यू प्रो है तो सर हर चीज़ एब्सेंट है। सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ एब्सेंट है। इनमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियोलस सब कुछ एब्सेंट है, इनमें सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या था, राइबोसोम था, दोनों जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा? रहना खातून, सुमित, रेजिलियंट, आलोक, एस्क्वेशिट, बिल्कुल सबका सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, ओनली इन ट्रू। ठीक है, ये यूकैरियोटिक में नहीं होता, क्या होता है, लेकिन सिर्फ यूकैरियोटिक में ही होता है, ये पूछ रहा है। ये तो प्रोकैरियोटिक में भी होता है। ठीक, अब बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो होता है वो ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, और न्यूक्लियोलस होगा तभी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियोलस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी? न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी? तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी यही सिर्फ आपका उसमें होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों उसमें होगी। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। कैसे दिमाग लगाइए? ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, कैसे था अंतर? भाई आउटर कवरिंग तो दोनों में होगी ना, ये तो दोनों में होगी। साइटोप्लाज्म जो ये लिक्विड मटेरियल है, ये भी तो दोनों में होगा। बस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस ये नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक में। नॉट करेक्ट अबाउट प्लांट सेल। कौन सा गलत है? ठीक है, तो सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो इसमें देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन है सेल टॉपिक में, तकरीबन 40+ क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, अभी ये पीपीटी अपलोड हो जाएगी, आप खुद से करेंगे। और फिर कुछ इन्हीं क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने प्राइवेट टेलीग्राम पे जब लाइव लिया था तो स्टूडेंट्स का ये था कि उन क्वेश्चंस के आंसर बता दिया करिए जो आप मतलब हमें करने के लिए देते हैं। तो क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चन से कल स्टार्ट करेंगे। उसके 2 फ़ायदे होंगे, आपको आंसर से पता चल जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। जब हम अगले टॉपिक पे बाउंस अप मतलब जंप करेंगे कल टिश्यूज़ पे, उससे पहले हमारा सेल भी रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉट करेक्ट। सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, सही है। द प्लांट सेल कैन नॉट डिवाइड बाई माइटोसिस, गलत है। मैंने कुछ ऐसा बताया माइटोसिस के बारे में जब मैं बता रहा था? नहीं बताया ना। तो थोड़ा सा ट्रस्ट किया करिए जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उन पे। अ प्लांट सेल यूजुअली कंटेन्स अ लार्ज वैक्यूल, 50 to 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है। परमानेंट होता है, जो कि एनिमल में परमानेंट नहीं होता है। जनरली ऑल प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जनरली सभी में होता है, क्योंकि जनरली सभी प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं। क्लोरो नहीं होगा तो फिर खाना कैसे बनेगा? क्रोमो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूको क्या करता है, स्टोर करता है फैट वगैरह को, ऑयल्स को। ठीक है, आइडेंटिफाई एन ऑप्शन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से प्रोकैरियोटिक सेल को कौन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बताओ? माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गे, स्पर्म, या फिर ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा मैंने भी एग्जाम्पल दिया था, ब्लू ग्रीन एल्गे भी दिया था। ठीक है, और आपका ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक मतलब कि बैक्टीरिया टाइप में भी होगा, स्पर्म में नहीं होगा। इसको आप गेस भी कर सकते हैं, स्पर्म ह्यूमंस में होते हैं और स्पर्म यानी कि एनिमल सेल है। एनिमल सेल में तो नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। आइडेंटिफाई एन ऑप्शन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक वाले हैं और ये आपका यूकैरियोटिक वाला। यूकैरियोटिक में मैंने एग्जांपल दिया था ना, प्लांट सेल, एनिमल सेल। स्पर्म किस में होता है? हमारे ह्यूमंस में होता है ना, मतलब मेल में होता है ना, तो हम ह्यूमंस है ना, मेल। ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे वैसे, तो वैसे भी, और वैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। ब्लू ग्रीन एल्गे मतलब साइनोबैक्टीरिया है ना, और ये एक्चुअल में एक तरह से बैक्टीरियल सेल में भी आपका कैसा होता है, बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक, 10th, इन प्लांट सेल डैश आर प्राइमरली ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्युल्स आर स्टोर्ड। कहाँ स्टोर होते हैं? प्लास्टिड का कौन सा बच्चा होता है? ल्यूको वाला होता है। प्लास्टिड क्या करता है? प्लास्टिड का खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। और कौन होता है जिसका खुद का डीएनए राइबोसोम होता है? बताइए जल्दी से। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, इनमें से एनिमल सेल में कौन सा नहीं होता है? बताइए। राइबोसोम, प्लास्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियस सा है प्लास्टिड में, प्लास्टिड आपका एनिमल सेल में नहीं होता है। डीएनए राइबोसोम खुद का प्लास्टिड के अलावा माइटो का भी होता है प्लास्टिड के अलावा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया
आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है इनमें। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल जो है लाइसोसोम है, ये वेस्ट डिस्पोजल के तौर पे काम करते हैं। कहाँ बनते हैं? गोल्गी अपरेटस में बन जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पे बनता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। कैसे हमने यार स्टोरी याद करी थी? स्टोरी हमने ये रिलेट किया था कि गोल्गी स्टोर कर रहा है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेके आ रहा है उसको, पैकेज कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है। तो उसने उससे बोला कि अपने बड़े बेटे रफ से तुम एंजाइम भी लेते हैं ना, क्योंकि हम लाइसोसोम भी बनाते हैं। ठीक इस तरह से। 12th, विच स्ट्रक्चरल लेयर सराउंड्स द एल्गल, फंगल एंड प्लांट सेल्स, प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस। क्या होता है जो एल्गल, फंगल, प्लांट सेल सब में होता है? ये होता है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, मतलब सेल मेम्ब्रेन तो होता ही सारी चीज़ें, लेकिन यूनिक लेयर है सेल वॉल। एल्गल में किसकी बनी होती है? सॉरी, फंगल में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, एल्गल और प्लांट में यूजुअली बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की। गोल्गी अपरेटस में मैच्योरिंग फेज कौन सा होता है? तो भैया यही जो आप में से कोई एक लोग बोल रहे थे कि सर कॉन्वेक्स फेज, कॉनकेव फेज, मैंने बताया था ना कि अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो गोल्गी अपरेटस में दो फेजेस होते हैं, एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव। जो मैच्योरिंग फेज होता है ना वो कॉनकेव वाला फेज होता है, ये ध्यान रखना। जो मैच्योरिंग फेज होता है वो कॉनकेव वाला फेज होता है गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस कॉनकेव, गोल्गी अपरेटस कॉनकेव मैच्योरिंग। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू mRNA इज नोन एज। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो कि आपका mRNA से अटैच्ड है। क्या क्वेश्चन आ रहा है डाउट? सर राइबोसोम कहाँ कहाँ होता है? राइबोसोम आपका होता है न्यूक्लियोलस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि आपके प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू mRNA इज नोन एज। ऑप्शन आपके क्या है? पॉलीपेप्टाइड, पॉलीमर, पॉलीजोम या फिर मोनोमर। तो सही आंसर क्या होगा? पॉलीजोम होगा इसका सही आंसर। पॉलीजोम है जो आपके mRNA से अटैच्ड है। ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू mRNA, पॉलीजोम। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन को जरा करिए, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। मैचिंग का क्वेश्चन है, करिए मैच जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस, रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल या फिर एनर्जी ट्रांजिशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें क्या करता है? ये एनर्जी बनाता है, एनर्जी जनरेट करता है, डी हो जाएगा। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस ये करता है रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये रेगुलेट करता है पूरी सेल की एक्टिविटी को, सबको देखता है जाके, घर का बड़ा बुजुर्ग है, सबको जाके देखता है हर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लाइसोसोम क्या है? वो थोड़ा सन की टाइप आदमी है, देखेगा कोई काम नहीं कर रहा, फट जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसको डाल देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम है आपका क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल। तो DABC यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। Which membrane bound cell organelle consists of a small sac like structure surrounded by a single membrane, serves as the cell's digestive system, allowing material taken from outside the cell to degrade and digest obsolete compounds of the cell। कौन से हैं जो काम करना बंद कर गए हैं? डाइजेस्ट, ये कीवर्ड है, आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? इज एन ओवरलैपिंग मेम्ब्रेन्स sac with ER-like thickness that helps in processing and packaging protein and lipid molecule, especially stable protein. Which cell organelle is an overlapping membranes, ठीक है, has an overlapping membrane sac with ER-like thickness that help in processing and packaging protein and lipid। कौन करता है प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम? गोल्गी अपरेटस जो होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्या करते हैं और जो आपका ये भी करते हैं कि ये लाइसोसोम को बनाते हैं, लाइसोसोम को ही बनाते हैं। और लाइसोसोम का हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ बनता है? RER। द डैश प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सेलेक्टेड आउटसाइड द सेल। कौन करता है पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम? अगेन गोल्गी अपरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज़, जिसको कैमिलियो गोल्गी ने उसको इन्वेंट किया था। सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना अभी आसानी से, बिल्कुल अभी है, हम लोग को एक दो क्वेश्चन से बीच में मिल जाते हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़े, तभी तो क्वेश्चन कर रहे हैं। विच थिन फ्लेक्सिबल बैरियर सेपरेट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बताओ कौन सा थिन फ्लेक्सिबल बैरियर है जो बाहर के मटेरियल को अंदर के मटेरियल से सेपरेट कर रहा है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, रिस्ट्रिक्शन बैरियर, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कौन सी आपकी मेम्ब्रेन है? थिन फ्लेक्सिबल बैरियर, थिन है, सेपरेट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, तो न्यूक्लियर एनवेलप को आप हटा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन बैरियर कुछ पढ़े नहीं पढ़े? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अलग करता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स फंक्शंस बोथ एज पैसेज वे फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड एज मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग
अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में काम करता है। आसान क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा टाइम लीजिए अपना। यानी कि ये ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है और मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। याद आ रहा है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दोनों बच्चे जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रफ वाला प्रोटीन और स्मूथ वाला फैट्स एंड लिपिड, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। स्टोर कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। और लाइसोसोम को बनाता है। लाइसोसोम सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। 21। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, 4-5, ठीक है, मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद बाकी के जो आपके होमवर्क होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि अभी तो आप कर ही ले जाएंगे फ्लो में, अब तो आप एकदम प्रो बन चुके हैं सेल में, लेकिन कल तक आपको चीज़ें याद रहती हैं नहीं, दैट मैटर्स, बिकॉज 24 आवर में ये चीज़ आप अपने से काफ़ी लोग जानते होंगे कि 24 घंटे के अंदर मेमोरी का सबसे ज़्यादा डिप्लीशन होता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 घंटे के अंदर आप एक रिवीजन करें। अब आप में तो मुझे उतना विश्वास है नहीं, तो इस वजह से मैं खुद ही कल रिवीजन कराऊंगा क्लास के स्टार्ट में थ्रू दी क्वेश्चंस। इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल मैंने बताया था, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिमिलर स्ट्रक्चर है? बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बस इस तरह से थे ना, झिल्ली के रूप में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे थे? ऐसे सिस्टर्ने उसमें थे। इनका कहीं सेम है क्या स्ट्रक्चर? 22 डैश इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी कि ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? डीएनए, एडीपी, एटीपी, आरएनए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। 23 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें। देर आर ओनली 2 बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also contain called the plasma membrane. The membrane separates ribosomes and mitochondria of the cell. The plasma membrane does not allow inward movement of the substance. ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड है, सिर्फ 2 ही बेसिक कंपोनेंट होते हैं, सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। नहीं, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो भी आपका एक बेसिक कंपोनेंट ही है। बेसिक का मतलब है वो ऑलमोस्ट आपको ज़्यादातर हर सेल में देखने को मिलता है। गलत हुआ। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन और ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है एनक्लोज्ड होते हैं आपके विद इन द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा, द मेम्ब्रेन सेपरेट्स राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स, कौन सी मेम्ब्रेन? द मेम्ब्रेन सेपरेट्स द राइबोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। ये भी आपको गलती होगा, ये कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल करती है, इसी को तो एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, इसी को तो एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये सही कैसे होगा? ये भी गलत हुआ। बचा क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज माइटोप्लास्ट। बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोट है, प्रो है मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। बैक्टीरियल सेल भी लिविंग सेल होती है, इसमें तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन। थी तो आउटर मेम्ब्रेन थी, तो इसमें जो पोरस थी, इनर मेम्ब्रेन थी वो एटीपी बना रही थी, आउटर मेम्ब्रेन पोरस थी, तो है तो ये तीनों गलत हो गए। चौथा सही, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। तो आपने नई चीज़ सीख ली यहाँ पे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती इसको माइटोप्लास्ट बोलते हैं। तो याद रट लो इसको भी, माइटोप्लास्ट जिसमें कोई बाहर की मेम्ब्रेन नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोप्लास्ट। माइटो से माइटोकॉन्ड्रिया और माइटो से माइटोप्लास्ट। क्लियर? माइटोप्लास्ट, देखो कितना अच्छा नाम है माइटोप्लास्ट। क्यों अच्छा नाम है? अच्छा नाम इसलिए है क्योंकि देखो माइटो से माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्ट से प्लास्टिड, और दोनों के पास डीएनए और राइबोसोम होता है खुद का, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं 25। इन एनिमल सेल्स विच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर जनरली स्मॉलर एंड हेल्प टू सेपरेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। एनिमल सेल में ये छोटे छोटे होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को भी सेपरेट करने में काम करते हैं। कौन होते हैं ये छोटे छोटे जो होते हैं? वैक्यूल होते हैं। तो आपने एक चीज़ और नहीं सीखी कि वैक्यूल्स हमारे कभी कभी वेस्ट सेपरेट को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ होते हैं, निकालने के लिए, बाहर करने के लिए हमारे लाइसोसोम यूज़ होंगे, लेकिन सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए वैक्यूल्स होंगे। अब ये जो आपके लिए कीवर्ड था कि ये एनिमल सेल में छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट किस में होते हैं? बड़े किस में होते हैं? 50 to 90% सेल का वॉल्यूम किस में ऑक्यूपाई करके रखते हैं? प्लांट्स में। प्लास्टिड के 3 बच्चे, सब कुछ याद है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए 1-2 क्वेश्चन बस फाइनली और करते हैं।
एक क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय परिवहन का उदाहरण ना। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसके लिए एनर्जी की नीड होती है। एक तो होता है जैसे ऑस्मोसिस होता है, अपने आप हो जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन अगर हमें उसमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी वैसे दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी एक्टिव और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव क्या होता है, इट इज़ पावर्ड बाई एटीपी, इट इज़ पावर्ड बाई एटीपी, इसको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पावर्ड करता है। सेकेंडरी वाला जो होता है ना, सेकेंडरी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको पावर करने के लिए है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की आवश्यकता होती है। मुझे पता है काफ़ी डिफिकल्ट, काफ़ी भारी से टर्म है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है और नोट्स में मत ही लिखिएगा इसको, जो नोट्स बना रहे हैं, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। कौन करता है, ये आपका सोडियम और पोटेशियम पंप्स करते हैं। सोडियम और पोटेशियम पंप, यानी पंप करना पड़ रहा है, एनर्जी लगानी पड़ रही है ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। ये आपका ये भी किसी एसएससी एमटीएस या फिर सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आपका होमवर्क रहेंगे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 27, एंड दैट इज ये कॉलम ए दिया है पेप्टिड डो ग्लाइकन पेक्टिन काइटिन सेल्यूलोज। बताइए आंसर, बताइए इसका। सर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, रोहित क्या माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? वेयर इज़, क्या यार शुभम पता नहीं कहाँ है वी आर मिसिंग हिम, है ना। तो सेल्यूलोज आपको पता है कि प्लांट सेल में, काइटिन हो सकता है देख रहे होंगे वो भी लेक्चर, वो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो क्या यार हमारे सुबह में बात हुई थी मेरी उस दिन, तो 165 कुछ मार्क्स हैं उनके प्रीलिम मतलब टियर 1 में। तो बोल रहे थे कि सर आपकी वजह से ही जीके में इतना जो आया तो आगे वो, ठीक है चलो। अब यहाँ पे काइटिन काइटिन का किस में था, फंगस में था। ये ए हो गया, एक सेकेंड, फ्रूट सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल ऑफ फ्रूट, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो एक सेकेंड, यहाँ पे ग्लाइको कैलिक्स भी नहीं लिखा हुआ है, यानी कि फोर्थ का तो ए होगा। ये गया, ले आंसर भी आ गया, ठीक है। यानी कि पेप्टिडो ग्लाइकन किस में होता है आपका, बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा, ग्लाइको कैलिक्स या फिर पेप्टिडो ग्लाइकन। 2 का सी होगा, यानी पेक्टिन होगा आपका फ्रूट्स में, ठीक है, फ्रूट्स में आपको देखने को मिलेगा। और जो काइटिन होगा वो आपका इंसेक्ट, बिल्कुल जो फंगस जो होता है ना, फंगस वगैरह इंसेक्ट वगैरह, उसमें देखने को मिलेगा काइटिन, ठीक है। क्लियर है। अब जितने आगे क्वेश्चन हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप करेंगे और यहीं से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस का आपके आंसर मिल जाए, ताकि आप खुद से भी कुछ अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। ऐसे ही नहीं कि बस मैं ही करवाता जाऊँ, मतलब मुझे पता है आप में से कर रहे हैं लोग, ठीक है, आप खुद से ही कर रहे हैं, बट खुद से आप जब करिएगा इसको रिवाइज करने के बाद, पता है इन क्वेश्चन को कब करिएगा आप, नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएंगे, नोट्स भी नहीं बनाने, कुछ नहीं करना तुम्हें तो काम, ठीक है, बस रिवीजन करना, उसके बाद करना इनको अटेंड, फिर कल इनके आंसर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सुरेखा मोटे जी, शिखा मौर्य, अंजलि कोहली, गणेश, जीत सिंह, यूटोपियन सी, ओके, शिखा मौर्य सी, ओके। किसी को कोई डाउट नहीं होगा आई होप। तो ख़त्म हो गया हम लोग का 1.5 घंटे में पूरा सेल। अब कैसा लगा, क्या आपको सेल में आप कॉन्फिडेंस आया? इतनी बेसिक सी चीज़ थी, 1.5 घंटे ले लिया उसने, है ना, लेकिन इसके बाद आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, है कि नहीं, समझ में भी आ गया, PYQs भी लगा लिए, सब कुछ कर लिया। अब कल आगे बढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स को देखेंगे जिसको हम टिश्यूज़ बोलते हैं। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं आपके, क्या हो गए? 1.5 घंटे में पूरा सेल अब क्या कमेंट यार फ्रीज हो गए तुम लोगों के, लगता है ज़्यादा कर दिए तुम लोग कमेंट, क्या हो गया? लाइव बायो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? बस कुछ ही दिन में हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, नहीं नोट्स एप्लीकेशन वगैरह में मिलेंगे। जो लोग परमाश जी के बैच में बोला यार थोड़ा सोचो यार, मतलब है ना, कि मैंने एटलीस्ट लाइव स्ट्रीम आपके लिए फ्री हो रही है, ठीक है। बाकी अगर आपको चाहिए तो परमार एकेडमी ऐप पे जाके परमार्स जी के बैच है, वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे ये वाली क्लास की जो PDF हैं, नोट्स हैं, शाम वाली क्लास के नोट्स हैं, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 39 पॉलिटी क्विज काइंडली चेक, ठीक है, चेक करता हूँ। 1-2 क्वेश्चन में एरर थे, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और कल आप लोगों का पॉलिटी का टेस्ट था, जो लोग भी बैच में हैं
जो और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं लगाया है कल, तो प्लीज़ जाके लगा लीजिएगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आपने चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं तो। क्लियर? आपके अब टेस्ट एप्लीकेशन पे ही हुआ करेंगे जो वीकली टेस्ट हैं, तो बायोलॉजी में जो भी इस वीक में करेंगे उसका टेस्ट होगा संडे को, एप्लीकेशन पे ही होगा। कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और एनी नंबर ऑफ टाइम्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर आपको टॉपिक रिवाइज़ करना है, फॉर एग्जांपल सेल कुछ भी, तो आप वो रिवाइज़ कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। और अच्छा, मैं एक काम करवाता हूँ आपके बैच के अंदर ही, आपके बैच के अंडर मैं क्या करवाता हूँ कि मैंने काफ़ी मेहनत के साथ CDS, CAPF, NDA, इन सब के जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने मतलब ये इस काम हर सब्जेक्ट के लिए किया है, काफ़ी टाइम लगा उसको करने में, तो उसका फ़ायदा मैं आपको भी दूंगा, ठीक है, जो यहाँ पे है। और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपके बैच में अभी एक टेस्ट डल जाएगा, सेल के ही क्वेश्चंस होंगे, उसमें 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो अगर किसी को लगाना है, मतलब अंदर से चिढ़ उठ रही है कि सेल आ जा तू अब मेरे सामने, सेल का एक एक क्वेश्चन उड़ा दूंगा मैं, राजपाल यादव वाली फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है, तो वो फीलिंग को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं एप्लीकेशन में जाके जो लोग बैच में एनरोल हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल। और कोई भी जब पूछे ना सर आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, उससे बेटर है कि आपको लिख दिया करें वो। अब मैं जैसे आपको देखा आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, अब जब आपका अगला कमेंट आएगा तो आपको मुझे दिखेगा ही नहीं। इससे अच्छा बेटर होता अगर आप लिख देते तो मैं देख लेता और मैं आपको आंसर कर देता, है कि नहीं। परमार SSC चैनल रिकमेंडेड बाय DPSI टॉपर, अच्छा ऐसा है क्या। कुछ हम आपको बहुत सेलों से क्या देख नहीं पा रहे आज कमेंट यार, वो ऊपर भाग रहे हैं बार बार। आई वॉन्ट साइकिल रियलिस्ट, चलिए भाई थैंक यू। वैसे तो अब इतनी भयंकर कमेंट भाग रहे हैं और ऊपर से मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ ऊपर, ठीक है।